पश्चिम बंगाल की ये पीड़ित हिंदू महिलाएं सड़कों पर लेटकर बिलख बिलख कर अपनी वेदना बता रही हैं एनसीडब्ल्यू चीफ को और साथ में अपील कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि प्रधानमंत्री जी जरा समय मिल गया हो तो हमारे ऊपर भी ध्यान दे लीजिए। पश्चिम बंगाल को राष्ट्रपति शासन की अतिशय आवश्यकता है, अविलंब आवश्यकता है। और ये बच्चे जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर के बगल चिपक जाने को बेताब हैं, ये इसलिए नहीं कि उनका सूट बहुत अच्छा लग रहा है या फिर उनके ऊपर लगा हुआ चश्मा बहुत फब रहा है उनको, वो इसलिए क्योंकि डर के साए में जब कोई व्यक्ति उन्हें अपना बन करके उनसे मिल रहा है तो वो चाहते हैं कि हो सकता है हम अपनी जबान में बहुत कुछ आपको बता ना पाएं, लेकिन कम से कम हमारे दिल की वेदना को और चेहरे पर टपक रहे आंसुओं के आधार पर हमारे दर्द को आप काश समझ पाएंगे। पश्चिम बंगाल के घरों पर लगे हुए निशान ये बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को सिस्टमैटिकली टारगेट किया जा रहा है। इस वीडियो में हम उन तमाम विषयों पर और उन तमाम तथ्यों पर नजर डालने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल में हुए दो दौरों ने कैसे खोल करके रख दी है पश्चिम बंगाल के हिंदुओं की वेदना, प्रताड़ना और परिस्थितियों को। बने रहिए आप हमारे साथ इस पूरे वीडियो में और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय साझा जरूर करिए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। पश्चिम बंगाल की पीड़ित हिंदू महिलाओं की भीड़ एक जगह पर बैठी हुई है। उनके सामने लाव लश्कर और सायरन के साथ कुछ गाड़ियों का काफिला पहुंचता है। उनके दिल में इस बात की उम्मीद जगती है कि शायद केंद्र से राष्ट्रपति शासन का फरमान आया होगा, या तो इतना तो हुआ ही होगा कि बीएसएफ को परमानेंटली डिप्लॉय कर देने का आदेश होगा। लेकिन यह आदेश नहीं होता है, यह होती हैं एनसीडब्ल्यू की चीफ और दूसरी जगह पर होते हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। मुर्शिदाबाद में एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंचती है, मालदा में पहुंचते हैं पश्चिम बंगाल के गवर्नर। दोनों के सामने की तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। सबसे पहली बात महिलाओं की करते हैं, क्योंकि जब भी पश्चिम बंगाल में कोई भी कम्युनल टेंशन होती है उसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा पीड़ित और प्रताड़ित किया जाता है। आप तस्वीरें देखिए, आपका हृदय फट जाएगा। कैसे ममता बनर्जी का हृदय नहीं फटा इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। एनसीडब्ल्यू की चीफ के सामने महिलाएं दहाड़े मारकर सड़क पर लेट जाती हैं, रो रो करके अपनी आप बीती बताती हैं और ये बताती हैं कि कैसे 8 अप्रैल को शुरू हुई हिंसा ने उनको बर्बाद कर दिया और जन्मों जन्म के लिए उनके दिल पर एक दाग दे दिया है। दाग कैसा? पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की भीड़ उनके सामने आकर कहती है कि अगर अपने पति और बच्चे की सलामती चाहती हो तो अपनी इज्जत आबरू को हमारे सामने सरेंडर कर दो। अगर हमारी धमकी नहीं मानती हो तो बीएसएफ कितने दिन तुमको बचाएगी? एक दिन बीएसएफ जाएगी और फिर से हम पलट कर आएंगे। और ये बातें मैं मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूं, बल्कि पश्चिम बंगाल की पुलिस के द्वारा हाईकोर्ट के सामने जो रिपोर्ट फाइल की गई है और एनसीडब्ल्यू की चीफ के सामने महिलाओं ने जो अपनी हृदय की वेदना बताई है, उन दोनों के आधार पर बता रहा हूं। पश्चिम बंगाल की पुलिस का अकाउंट सुन लीजिए। उन्होंने हाईकोर्ट के सामने बताया कि पश्चिम बंगाल की पुलिस उस दिन मुसलमानों की भीड़ के सामने असहाय थी। 10,000 से ज्यादा की भीड़ ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर हमला किया। इरादा पश्चिम बंगाल पुलिस के कर्मचारियों, अधिकारियों की हत्या करने का था। इसी इरादे के साथ एक 10 राउंड की भरी हुई पिस्तौल को छीन लिया गया और शायद अभी जिस मुसलमान लड़के की मृत्यु के बाद व्हाट्सएप फॉरवर्ड और उसके बाद दंगे के स्केल बढ़ने की वजह बताई जा रही है और मुसलमान समाज इसको एक एक्सक्यूज के तौर पर यूज कर रहा है कि उसकी हत्या हो गई इसलिए हमने दंगा कर दिया, उसकी भी कहानी शायद यही निकल के आएगी कि उसी छीनी हुई पिस्तौल से आपस में ही गोलीबारी हुई और उसके बाद यह सारी बेखबरी भड़काई गई, गलत खबरें भड़काई गई। लेकिन अभी हम कोर्ट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्ट की बातों को हमने पिछले वीडियो में बता दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि कोर्ट ने केंद्र सरकार को खुली छूट दे रखी है। अब केंद्र सरकार ने अपनी 2 से 3 एंटिटीज को यहां पर भेजा हुआ है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और इसके अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, जो केंद्र को रिपोर्ट करते हैं, राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। दोनों की तरफ से आज रिपोर्ट फाइल की जानी है। हमने आपको एनसीडब्ल्यू चीफ के सामने की परिस्थितियां बताई,
हम अब आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जब गए तो वहां पर क्या हुआ। वहां छोटे छोटे बच्चे आकर के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से लिपट गए। अपनी वेदना को अगर शब्दों में नहीं बयां कर पाए थे तो उनके चेहरों ने बहुत कुछ कह दिया। उनके चेहरों ने बताया कि पश्चिम बंगाल में जिंदा रहना मुश्किल हो चुका है, पश्चिम बंगाल में हिंदू होना मुश्किल हो चुका है, विशेषतः 4 से 5 सीमावर्ती जिलों में जहां पर कुछ तहसीलों के अंदर 80% से ज्यादा मुसलमान हो चुके हैं और जिनमें बड़ी संख्या अवैध रोहिंग्याओं की है, अवैध बांग्लादेशियों की है। तो क्या अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने जो कहा था ममता बनर्जी की तमाम मिन्नतों और धमकियों के बावजूद कि आप ना जाइए, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर के बीच अगर राज्यपाल जा रहा है तो कौन से लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ने की बात ममता जी कर रही थी उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और नहीं है तो हमारी पिछली वीडियोस देख लीजिए या किसी अन्य रिपोर्ट को देख लीजिए जो पश्चिम बंगाल की परिस्थिति को बताती हो। अब सवाल सबसे बड़ा यह खड़ा होता है कि आखिर राज्यपाल के दौरे और एनसीडब्ल्यू की चीफ के दौरे के दौरान जो घटनाएं घटित हुई, जो दृश्य निकल के सामने आए हैं, उनके आधार पर क्या उम्मीदें की जानी चाहिए कि वो क्या रिकमेंड करेंगे। राज्यपाल के सामने हिंदू बच्चे रो रहे हैं, परिवार बिलख रहे हैं, वो डर रहे हैं। यह सब कुछ राज्यपाल ने देखा होगा, वो अपनी रिपोर्ट में आज लिख देंगे उस चीज को। उन्होंने सड़कों पर ब्लड बाथ भी देखा कि किस तरह से खून की नदियां खेली गई हैं, खून की नदियां यहां पर बहाई गई हैं। उन विजुअल्स को भी देखा जो दंगों से निकल के सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार और उसकी पुलिस के द्वारा हाईकोर्ट में फाइल की गई रिपोर्ट में भी देखा, जिसमें डायरेक्टली मॉब ने पुलिस के ऊपर ओवर पावर कर लिया था और पुलिस कुछ भी कर पाने में अक्षम रही थी। एनसीडब्ल्यू की चीफ जो लिखेंगी उसमें क्या लिखेंगी, वो यही लिखेंगी ना कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं की स्थिति सबसे भयावह है ऐतिहासिक रूप से। पश्चिम बंगाल की महिलाएं रो रो करके यह मांग कर रही हैं कि प्रभु हमारे लिए बीएसएफ लगा दो। पश्चिम बंगाल की पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, इनकी पिस्तौल छीन करके दंगाई चले जाते हैं, इनके पास हिम्मत नहीं होती है कि उन दंगाइयों को पकड़ लें। 10,000 की भीड़ ने हमला किया है, अभी 300 के आसपास की संख्या में ये लोग गिरफ्तार कर पाए हैं। इन सभी परिस्थितियों के बाद जो हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि ये तमाम लोग रेकमेंड सीधे तौर पर राष्ट्रपति शासन के लिए करेंगे। अगर राष्ट्रपति शासन के लिए अब भी रेकमेंड नहीं किया जाता है तो यह स्पष्ट तौर पर कहा जाना चाहिए कि यह पूरी चुनावी राजनीति है। खून पर दोनों तरफ से सियासत की जा रही है, हिंसा की आग पर दोनों तरफ से सियासत की जा रही है। अगर ऐसा करने में अब सरकार अक्षम रहती है, इससे बेहतर कोई भी मौका नहीं होगा। मैं मौके की बात इस तरह नहीं कर रहा हूं कि पॉलिटिकल मौका है। मौके का मतलब यह होता है कि कई बार ऐसी घटनाएं आपके सामने आती हैं। संदेश खाली की जब घटना हुई थी तो उस दौरान चाहे वो ईडी के ऊपर किया गया हमला हो, चाहे उन महिलाओं के अकाउंट से दिए गए बयान हो जिसमें यह कहा गया था कि टीएमसी के काडर की नजर में अगर कोई सुंदर महिला आ जाती है तो उसका बलात्कार किए जाने का नैसर्गिक अधिकार टीएमसी के लोगों का है। एक और महिला के द्वारा बताया गया कि उसको टीएमसी के नेता शहजान शेख के द्वारा एक पार्टी में ले जाया गया जिसमें टीएमसी के पूरे नेता शामिल थे और पूरी रात उसके साथ शराब के नशे में क्या कुछ किया गया उसको बयां कर पाने में वो अक्षम है। अगली सुबह उसे यह बताया जाता है कि यहां पर तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है अगर बाहर जाकर किसी को बताओगी तो फिर क्या किया जाएगा, तुम्हारे पति का गला काट करके तुम्हारे हाथ में रख दिया जाएगा। इसके बाद वो महिला चुप हो जाती है। इसके अलावा शहजान शेख और पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि हम सेक्युलरिज्म और हिंदू मुसलमानों का ख्याल रखते हैं। ममता जी सिर्फ एक बात बताइए, किसी भी लोकतांत्रिक प्रदेश में, राज्य में 40%, 50% बहुत पॉपुलर नेता है 55-60 तक जाता है। इससे आगे सामान्यतः कोई भी नेता नहीं जा पाता। इंदिरा भी नहीं जा पाई थी, राजीव जी भी नहीं जा पाए और मोदी भी नहीं जा पाए। लेकिन शहजान शेख इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी, इवन ममता बनर्जी से आगे चले जाते हैं जो अपनी खुद की सीट हार जाती हैं। 99.9% वोट वो पाता है पंचायत के चुनाव में। हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि पश्चिम बंगाल में 34% पंचायत की सीटें इस तरह से जाती हैं जिन पर कोई चुनाव नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति टीएमसी के नेताओं के सामने खड़ा नहीं होता है। शहजान शेख तक बात सीमित होती तो ठीक था, वो बड़ा अपराधी था, बड़ा मास्टरमाइंड था। उसका एक असिस्टेंट था शिबू हाजरा, वो नेताजी को मेंटेन करते हुए 98% वोट पाता है। आप ये बता करके मुझे समझाइए कि कौन सा ऐसा स्टेट होगा, ये अंग्रेजों ने भी इतनी गुलामी किसी से नहीं करवाई होगी, अंग्रेजों की भी इतनी ऑटोक्रेसी नहीं चली होगी, अंग्रेजों का इतना कंट्रोल नहीं रहा होगा।
दक्षिण 24 परगना जिले से ये गिरफ्तार हुए थे ना, उसी दक्षिण 24 परगना जिले से जहां से गृहमंत्री अमित शाह ने ये अकाउंट पे अपने कहा है, खुद कहा है कि पूरे देश में पकड़े जाने वाले सबसे ज्यादा अवैध बांग्लादेशी दक्षिण 24 परगना से आते हैं। दंगे हुए तो दक्षिण 24 परगना में हिंदुओं की स्थिति क्या रही है आपसे छुपी नहीं है। एनसीडब्ल्यू की चीफ के सामने महिलाओं ने अपनी स्थितियां बता दी हैं और इन सब दृश्यों को देखने के बाद ममता बनर्जी चुप हैं, देश का कथित सेक्युलर समाज चुप है। किसी की मुंह में कोई भी जबान नहीं है, कोई नहीं बोल सकता है इस पूरे हिंसा के विरुद्ध, इस पूरे घटनाक्रम के विरुद्ध। एनसीआरबी का डेटा 2022 का चीख चीख करके कह रहा है कि सबसे ज्यादा मिसिंग वुमेन्स अगर कहीं पर हैं तो वो पश्चिम बंगाल में, नेशनल एवरेज से 10% ज्यादा, 78 के आसपास इनका संख्या जाता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में आरजीकर केस होता है, दर्जनों ऐसे केसेस अनरिपोर्टेड हर साल चले जाते हैं जहां पर भीषण ढंग से यातनाएं दी गई हैं। अगर मैं लिस्ट पढ़ के आपको सुनाऊंगा और उसके बावजूद एनसीडब्ल्यू चीफ को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को और राज्यपाल को अपनी ऑब्जर्वेशन में नहीं समझ में आती है तो प्रभु मैं कहता हूं मेरी वीडियोस देख लो, कम से कम साफ सुथरी बातें हैं रिपोर्ट्स के आधार पर। अब मैं एक और रिपोर्ट आपको पढ़ के सुनाता हूं, बगल में लिस्ट पढ़ लीजिए आप। एक गूंगी और बहरी महिला के साथ में गैंगरेप किया जाता है चाय के बागान में 27 अगस्त को। एक पेशेंट महिला होती है, उसको मॉलेस्ट किया जाता है हावड़ा के अस्पताल में सितंबर 21 को। ये सब पिछले हाल के वर्षों की खबरें हैं। एक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली महिला के गले को काट दिया जाता है क्योंकि वो उन तमाम लोगों के साथ में जो हमलावर थे उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाती। 8वीं कक्षा की बच्ची की स्थिति है। एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट होती है, उसको पब्लिकली असॉल्ट कर दिया जाता है कुछ और लड़कों के द्वारा क्योंकि वो बात नहीं मान रही थी उनकी, वो जो डिमांड कर रहे थे। एक महिला के साथ बलात्कार होता है, उसको जहर दे दिया जाता है, अक्टूबर 6 की घटना है। एक 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है, हत्या कर दी जाती है, अक्टूबर 14 की घटना है, फरक्का की घटना है। एक महिला के साथ गैंगरेप किया जाता है उसके पति के सामने 30 अक्टूबर को, और कल्याणी एक्सप्रेस हाईवे पर भी इसी तरह की घटना अगले दिन को कर दी जाती है। एक 60 साल की महिला के साथ बलात्कार किया जाता है 3 नवंबर को। इसके अलावा एक और बुजुर्ग महिला के साथ 2 माइनर्स और एक अडल्ट के द्वारा रेप किया जाता है। यह पश्चिम बंगाल की स्थिति है और इसमें कम्युनल एंगल भी शामिल है। कई जगहों पर धर्म देख करके टारगेटेड ढंग से बलात्कार किए जाते हैं। अभी जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, शुरू में मैं बताना आपको भूल गया शायद, पश्चिम बंगाल में जो दिल्ली दंगा हुआ था वही मॉडस ऑपरेंडाई नजर आई है। दिल्ली दंगे में भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की शामिल होने की रिपोर्ट्स आई हैं, एनआईए ने जांच करी है, सब चीजें करी हैं। पश्चिम बंगाल में भी सेम वही तस्वीरें निकल के सामने आई हैं कि वहां पर घरों के ऊपर एक मार्किंग की गई थी, उन घरों को देख करके हमला किया गया है। दिल्ली में यही किया गया था, जिन लोगों ने सीए एनआरसी के विरुद्ध अपने दीवारों पर लिख रखा था उन घरों पर हमला नहीं हुआ, जिन घरों ने नहीं किया था, हिंदू घरों ने, उनके ऊपर हमला किया गया था। यही काम पश्चिम बंगाल में किया गया है। अब मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि इन तमाम एविडेंसेस को देखने के बाद, इन तमाम परिस्थितियों को देखने के बाद कोई भी अंधा गूंगा बहरा व्यक्ति हो, जिसको दिव्यांग कहा जाता है, माफ करिएगा मेरी भाषा के लिए, लेकिन सवाल यही बनता है कि आखिर इन परिस्थितियों को देखने के बाद अगर कोई इस बात को रेकमेंड नहीं कर रहा है कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, या कुछ जिलों को जो सेंसिटिव घोषित हो चुके हैं, जहां पर विजिबली दिख रहा है कि वहां पर डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है, मुसलमानों ने कब्जा कर लिया 80% जिले पर, उसके अलावा हिंदू बस केवल उनकी कृपा पर रह रहे हैं, वो उतने दिन जिंदा हैं जितने दिन उनकी मर्जी है, तो क्यों ना उन एरियाज को डिस्टर्ब जोन घोषित करके वहां पर एनआईए की जांच करवाई जाए, बीएसएफ को परमानेंटली डिप्लॉय किया जाए और सेंट्रल एजेंसीज आकर के उस एरिया को क्लीन करें। हर साल हजारों करोड़ की ड्रग सप्लाई हो रही है पश्चिम बंगाल के अंदर और उसके जरिए यहां पर आ रही है। आप खबरें केवल गुजरात की सुनते होंगे। गुजरात में पोर्ट है, वहां बहुत सोफिस्टिकेटेड ढंग से जांच होती है, इसलिए ज्यादा खबरें आती हैं, ज्यादा पकड़ा जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो 2 नदियां बॉर्डर पे पड़ती हैं, मुर्शिदाबाद और इसके आसपास के इलाके से, उन नदियों के जरिए जहां पर बीएसएफ भी उस तरह के कंट्रोल नहीं ले सकती है, उन नदियों के जरिए ड्रग्स किस मात्रा में आ रहा है, किस मात्रा में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है, जो महिलाएं गायब हो रही हैं आखिर वो जा कहां रही हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो रही है उनकी। इन तमाम परिस्थितियों को अगर आप देखेंगे तो आइडियल परिस्थिति लगती है। पश्चिम बंगाल अब और नहीं झेल सकता है, यह बात स्पष्ट हो चुकी है। अब मैं चाहता हूं वीडियो के इस हिस्से को बहुत ध्यान से आप सुनिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करिए।
कुछ लोगों ने कमेंट किया, जो हमने बातें बताई कि उसमें पश्चिम बंगाल में कुछ ढाका से आतंकवादी संगठनों के लोग आते हैं, आईएसआई के 3 अधिकारी ढाका आके उनको ट्रेनिंग देते हैं, वो पश्चिम बंगाल में आकर 3 दिनों तक सेमिनार करते हैं, उसके बाद पूरी कार्य योजना बताई जाती है दंगे को लेकर के, अगर वक्फ का एक्ट नहीं भी आता तो हनुमान जयंती पर यह दंगा होने वाला था। इन तमाम बातों को लेकर के कुछ लोगों ने कहा कि ये तुम्हारे ही पास अकेले रिपोर्ट्स कहां से आ गई हैं। अब मैं उन रिपोर्ट्स को सार्वजनिक नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपके ध्यान के लिए मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बताता हूं, आप कड़ी जोड़ लेंगे। महाराष्ट्र से कुछ खबरें आई थी, कुछ लोग आए हुए थे, लेकिन झारखंड की अभी बात है। झारखंड की एक जगह है पाकुड़, जहां के 10 किलोमीटर के एरिया में बांग्लादेशियों ने कब्जा कर लिया है, अवैध रूप से आकर के वहां पर रह रहे हैं सिद्दीकुल्ला चौधरी जैसे लोग, जो पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं। और इसके अलावा झारखंड सरकार जो कांग्रेस के समर्थन से चल रही है, उसका एक मंत्री अब इन्वॉल्व होने की पुष्टि हो गई है। हफीजुल हसन जो वहां का मंत्री है, उसके द्वारा बीते दिनों बयान दिया गया कि मुसलमान अपने दिल में शरीयत को रखता है, हाथ में संविधान को रखता है, जिसे जब मर्जी चाहे कहीं पर रख देगा। यानी प्राथमिक रूप से वो शरीयत की बात कर रहा था, यहां तक बात चल गई। अभी उसके द्वारा बयान दिया गया है कि अगर मुसलमानों के साथ इस तरह की ज्यादती की जाती रही, कानून की बंदिशें उनके ऊपर लागू की जाती रही, तो मुसलमान सड़कों पर उतरेगा, खून खराबा होगा और हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया जाएगा। आप अगर लिंक जोड़ पाने में सक्षम हैं, पश्चिम बंगाल सरकार के मुसलमान मंत्रियों के बयान सुन लीजिए, झारखंड सरकार के मुसलमान मंत्रियों के बयान सुन लीजिए, पाकुड़ की परिस्थितियां देख लीजिए। पाकुड़ आप मुर्शिदाबाद के आपके बगल में पड़ता है, उसके बाद दंगे होना, क्या चीजें आप खुद इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यह बात अपनी बातें साझा करें। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। हमने आपको बता दिया कि हाईकोर्ट ने किस तरह से अपनी ऑब्जर्वेशन में यह स्पष्ट कर दिया है कि भैया आप राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्यपाल की जो ऑब्जर्वेशन होगी उसमें अगर वो रेकमेंड करते हैं कि धारा 356 या 355 लगा दीजिए, यानी 356 मतलब डायरेक्टली पूरा प्रेसिडेंट रूल में आ जाएगा, 355 में कुछ एरियाज को एक तरीके से सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करके सेंटर अपनी मॉनिटर में लेगा, स्टेट अपना कंट्रोल वहां पर खो देगा। तो हम सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर राज्यपाल क्या रिकमेंड करते हैं, एनसीडब्ल्यू की चीफ अपनी रिपोर्ट में क्या दर्ज करती हैं और उनको किस तरह से परिभाषित किया जाता है, क्योंकि भारत की न्याय व्यवस्था में आजकल परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, तथ्य पीछे रह गए हैं। अभी वक्फ वाला मामला आपने देख लिया होगा। इन तमाम तथ्यों के ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कर सकते हैं और साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ वीडियोस को शेयर करें अगर आपको हमारी बातें पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह की बातें और भी की जाएं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।